आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य से संबंधित 50 एमसीक्यू लेके आई हूँ। ये द्विवेदी युग से संबंधित है, जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलते रहे। ठीक है। और मेरे साथ-साथ आप लोग भी अपनी तैयारी चेक करते रहिए कि कितना आप सही कर पाए हैं, और कमेंट में प्लीज़ ये बता देना कि आप लोगों का कितना सही हुआ है, ठीक है? और अगर कौन-सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना, ठीक है? तो पहले मैं ये 4 क्वेश्चन मैं कर ली थी, फिर भी एक बार और दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है? बैक कर के। हुँ। ये है हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस महान साहित्यकार के नाम पे हुआ है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी है, मैं लगाई थी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन करके खड़ी बोली हिंदी को परिमार्जित और मानक रूप में दिया, जिसके कारण इस युग का नाम उनके नाम पे पड़ा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो कि 1900 प्री प्रवास है, 1914 की है, किसके द्वारा रचित है? तो यहाँ पे मैं लिखी थी अयोध्या श्री उपाध्याय हरि और, है ना, जो कि अयोध्या श्री जी ने कृष्ण के मथुरा गमन की कथा पर आधारित खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य लिखा है। ये यहाँ पे लिखे थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट फिर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना जगाने वाली प्रसिद्ध कृति भारत भारती के रचयिता कौन है? तो इसमें भी मैंने मैथिली शरण गुप्त किए थे, यहाँ पे सही हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीयों में अपार देशभक्ति का संचार किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, है ना। अब चलिए चलते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन भार किस वर्ष संभाला? तो किस वर्ष संभाला था? 1900 में, 1905 में, 1903 में, 1910 में। तो इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 में संभाला था। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन भार संभाला और 1920 ईस्वी तक इसका कुशलतापूर्वक संपादन किया। नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग की सर्वमान्य समय सीमा क्या है? बताइए, सर्वमान्य समय सीमा तो जो सभी मानते हैं तो ये 1900 से 1918 है, 1918 से 1936 है, 1936 से 1943 और 1950 से 1900 है। तो बताइए, तो ये जो है ये 1900 से 1918 हो जाएंगे। ठीक है, और कहीं कहीं 1920 तक ऐसा मानते हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल व अधिकांश इतिहासकारों ने 1900 से 1918 या 20 ईस्वी तक की अवधि को द्विवेदी युग कहलाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई है? किसके द्वारा प्रदान की गई है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो जो मैथिली शरण गुप्त है ना, उसको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, 1912 ईस्वी में रचित भारत भारती की राष्ट्रीय भावना से प्रभावित होकर महात्मा गांधी जी ने गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। द्विवेदी युग में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किस कवि ने को माना जाता है? स्वच्छंदतावाद ना, द्विवेदी युग में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किस कवि को माना जाता है? नाथूराम शर्मा शंकर, एक मिनट, नाथूराम शर्मा शंकर, राय देवी पूर्णसी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक। तो स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किस कवि को माना जाता है? बताइए। द्विवेदी युग में ना किस कवि को माना जाता है स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक? यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। एक तो श्रीधर पाठक है, लेकिन वो द्वितीय है, शायद द्वितीय स्वच्छंदतावादी कवि ऐसा है।
तो इसमें जो है स्वच्छंदतावाद जगन्नाथ रत्नाकर, देखते हैं, कुछ कंफ्यूज हो रही हूँ मैं ये। क्या आएंगे? तो इतना पता है कि द्वितीय स्वच्छंदतावादी कवि ऐसे मानते हैं ना इसको, श्रीधर पाठक को, ठीक है। लेकिन वैदिक युग में बोल रहे हैं तो स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक द्वितीय, देख लेते हैं किस कवि को। तो यही लगा के देखती हूँ मैं, गलत होंगे तो पता नहीं, देखते हैं कि यही है। श्रीधर पाठक ने प्रकृति चित्रण और अनुवादों के माध्यम से हिंदी में स्वच्छंदतावादी काव्य धारा का बीजारोपण किया है, प्रकृति चित्रण और अनुवादों के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द्विवेदी युग का यही है ना। और प्रथम स्वच्छंदतावादी कौन है, कमेंट में बताइएगा मुझे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त कृत प्रसिद्ध महाकाव्य साकेत मुख्य उद्देश्य किस उपेक्षित पात्र को प्रतिष्ठा दिलाना था? एक बार और पढ़ देती हूँ कि मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध महाकाव्य साकेत का मुख्य उद्देश्य किस उपेक्षित पात्र को प्रतिष्ठा दिलाना था? मंदोदरी को, उर्मिला को, सीता को, कौशल्या को। तो ये जो है उर्मिला को दिलाना था। उर्मिला की, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के त्याग और विरह की उपेक्षा प्राचीन कवि द्वारा की गई थी, जिसे साकेत में गुप्त जी ने मुख्य विषय बनाया। नेक्स्ट देख लेते हैं, द्विवेदी युगीन काव्य की सर्वाधिक प्रमुख और विशिष्ट प्रवृत्ति कौन सी मानी जाती है? हाँ हाँ हाँ, मैं पढ़ा था गुड़िया, फिर आप हम यहाँ पे लिखा है कि द्विवेदी युगीन काव्य की सर्वाधिक प्रमुख और विशिष्ट प्रवृत्तियां कौन सी मानी जाती है? तो घोर अहमवादिता, एक मिनट ना, घोर अहमवादिता है, आत्मनिष्ठा और व्यक्तिकता है, निराशावाद और पलायन, और इतिवृत्तात्मकता और आदर्शवादी है। तो क्या है सर्वाधिक प्रमुख और विशिष्ट प्रवृत्ति कौन सी मानी जाती है? तो जो मेरे ख्याल से ना ये इतिवृत्तात्मकता, निराशावाद और पलायन, इतिवृत्तात्मकता, हाँ यही है। द्विवेदी युग में वर्णात्मकता यानी इतिवृत्तात्मकता नीति, आदर्श, समाज सुधार को काव्य का मुख्य विषय बनाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, अयोध्या श्री उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिप्रवास महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? 12 है, 17 है, 15 है, 12 है, 17 है, 15 है, 21 सर्ग है। कितने सर्ग है प्रिप्रवास में ना? प्रिप्रवास तो मेरे ख्याल से 17 सर्ग ही होंगे। चलिए देखते हैं, ठीक है। प्रिप्रवास में कुल सर्ग है 17 है, जिसमें कृष्ण के गोकुल से मथुरा जाने और विरह का वर्णन है। श्रीधर पाठक ने ओलिवर गोल्डस्मिथ की प्रसिद्ध रचना हर्मिट का खड़ी बोली में किस नाम से अनुवाद किया है? शांत प्रतीक, ऋतु संहार, एकांतवासी योगी और उज्जड़ ग्राम। गोल्ड स्मिथ की ना प्रसिद्ध रचना हर्मिट का ना, तो हर्मिट का खड़ी बोली में किस नाम से अनुवाद किया? बताइए। हर्मिट, तो मेरे ख्याल से ये शांत पथिक, देखते हैं, कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। एकांतवासी योगी है, उजड़ ग्राम है, क्या है बताइए। कमेंट कीजिए आप लोग कि क्या आएंगे, प्लीज बताइए क्या आएंगे।
तो इसका जो है द्विवेदी युग ना, तो जो श्रीधर पाठक है ना, हरमिट नाम से, हरमिट है ना, हाँ हरमिट, तो ये जो है हरमिट जो है शांत प्रतीक एकांतवासी योगी। तो मैं देखती हूँ, मैं यही लगा देती हूँ ना, हाँ एकांतवासी योगी ही है। श्रीधर पाठक ने हरमित का खड़ी बोली में एकांतवासी योगी के नाम से अनुवाद किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीतियों पर तीखा व्यंग करने वाले प्रसिद्ध निबंध शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त है, बाल मुकुंद गुप्त है, सरदार पूर्ण सिंह है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है कि माधव प्रसाद मिश्र है? तो ये इसके रचनाकार जो प्रसिद्ध निबंध है ना शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक बाल मुकुंद गुप्त जी है। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त ने भारत मित्र में शिव शंभू नामक कल्पित पात्र के माध्यम से लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्यात्मक चिट्ठे लिखे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामिनी कांत, साहित्य सुधाकर और भारतेंदु प्रजा चूड़ामणि की उपाधि मिली है? द्विवेदी युग के किस कवि को भारतेंदु प्रजा चूड़ामणि, तो किस कवि को उपाधि मिली है? ये मोस्ट आईएमपी फ्रेंड, बहुत बार पूछे हैं ये। तो लाला भगवान दीन को मिले हैं, नाथूराम शर्मा शंकर को मिले हैं, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही मिले हैं कि राय देवी पूर्ण सिंह को मिले हैं? बताइए। भारतेंदु प्रजा चूड़ामणि, साहित्य सुधाकर और कविता कामिनी कांत, किसको किसको मिले हैं बताइए? ऐसा बोलते हैं ना, तो कौन है ये? बताइए ये किसको मिले हैं? तो मेरे ख्याल से ये जो है ना उपाधि, है ना, ठीक है, जो उपाधि मिले हैं वो जो है उपाधि किसको मिले हैं? तो वो जो है मिले हैं वो मेरे ख्याल से नाथूराम शर्मा शंकर। ठीक है, नाथूराम शर्मा शंकर अपनी समस्या पूर्ति और ओजस्वी कविता हेतु उन इन उपाधियों से विभूषित किए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय भावना और देश प्रेम से ओतप्रोत, राष्ट्रीय भावना और देश प्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखते समय गया प्रसाद शुक्ल स्नेही किस उपनाम से प्रयोग करते थे? त्रिशूल, ऋषिकेंद्र, एक भारतीय आत्म तरंग। तो शुक्ल है, स्नेही है, वो त्रिशूल ना, हाँ यही तो होंगे सर, त्रिशूल। हाँ, स्नेही जी अपनी श्रृंगारिक कविताएं स्नेही नाम से और राष्ट्रीय कविताएं त्रिशूल उपनाम से कविता लिखते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में भुजंग भूषण भट्टाचार्य पद्य नाम से कौन सी प्रसिद्ध लिखी है? कवि और कविता, साहित्य की महत्ता, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता और भाषा और व्याकरण। तो मेरे ख्याल से ना महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों में उर्मिला विषयक उदासीनता, हाँ यही लिखे हैं। 1908 ईस्वी में प्रकाशित इस लेख से प्रेरणा लेकर मैथिली शरण गुप्त ने साकेत महाकाव्य की रचना की है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग किस वर्ष प्रकाशित हुआ? रंग में भंग ना, तो 1900, रंग में भंग जो है 1915 है, 1909 है, 1905 है, 1912 है। तो रंग में भंग जो है 1909। ठीक है,
1909 में गुप्त जी का पहला काव्य संग्रह रंगमेघ भंग प्रकाशित हुआ, जिसमें राजपुतानी आन बान का वर्णन है। ठीक है, आन बान का वर्णन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मिलन, पथिक और स्वप्न नामक प्रसिद्ध काल्पनिक खंड काव्य के रचयिता कौन है? मिलन, पथिक, स्वप्न नामक प्रसिद्ध काल्पनिक खंड काव्यों के रचयिता कौन है? रूपनारायण पांडे है, मुकुटधर पांडे है, रामनरेश त्रिपाठी है, लोचन प्रसाद पांडे है। तो मेरे ख्याल से ये जो है मिलन, पथिक और स्वप्न, तो ये राम नरेश त्रिपाठी हो सकते हैं। चलिए, हाँ, राम नरेश त्रिपाठी ने देशभक्ति, देश प्रेम, प्रकृति और काल्पनिक प्रेमक ख्याल पर आधारित ये तीनों प्रसिद्ध खंड काव्य लिखे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। खड़ी बोली के विकास, परिमार्जन और मानक रूप देने में किस कृति का योगदान सर्वाधिक ऐतिहासिक माना जाता है? तो ये है सरस्वती, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, प्रदीप। तो ये कौन सी है? तो ये सरस्वती पत्रिका है। ठीक है, अभी सामने हम लोग पढ़े थे। नेक्स्ट, मैथिली शरण गुप्त अपनी प्रारंभिक रचनाएं जो हैं किस उपनाम से लिखा करती थी? मैथिली शरण गुप्त ना स्नेही, रसिकेंद्र, कलाधर, त्रिशूल। तो मैथिली शरण गुप्त अपनी प्रारंभिक रचनाएं किस उपनाम से लिखा करते थे? तो ये मेरे ख्याल से रसिकेंद्र, त्रिशूल उसका है, स्नेही नहीं हो सकते, कलाधर, कलाधर तो भारतेंदु का है। तो मेरे ख्याल से रसिकेंद्र देखते हैं। चलिए, हाँ, गुप्त जी ने प्रारंभ में ब्रज भाषा में रसिकेंद्र नाम से कविताएं लिखते थे, जिसे बाद में द्विवेदी जी के कहने पर छोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। द्विवेदी युग के प्रसिद्ध ब्रज भाषा प्रेमी कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर की श्रेष्ठतम काव्य कृति कौन सी मानी जाती है? स्वदेशी कुंडल है, अनुराग राग है, उद्धव शतक है, भ्रमर दूत है। कौन सा है? तो ये जो है ना, मेरे ख्याल से उद्धव शतक ही होंगे। ठीक, देख लेते हैं। हाँ, उद्धव शतक ही है। 1929 में ईस्वी में उद्धव शतक जगन्नाथ रत्नाकर की गोपियां और उद्धव के संवाद पर आधारित सर्वोत्तम कृति है। ठीक है, सर्वोत्कृष्ट कृति है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध संस्कृत रचना ऋतु संहार का ब्रजभाषा काव्य में अनुवाद किसने किया है? तो किसने किया है? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, श्रीधर पाठक ने, रायपूर्ण देवी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो अनुवाद किया है ना, तो ये श्रीधर पाठक ने ही किए थे। ठीक है, श्रीधर पाठक ने कालिदास के ऋतु संहार का ब्रज भाषा में अत्यंत सुंदर काव्यानुवाद किया है। नेक्स्ट, द्विवेदी युग के प्रसिद्ध भावात्मक निबंधों आचरण की सभ्यता और मजदूरी और प्रेम के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, बालमुकुंद गुप्त है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, सरदार पूर्ण सिंह है। तो ये मेरे ख्याल से सरदार पूर्ण सिंह की रचना ही है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह ने हिंदी में केवल 6 निबंध लिखकर अत्यंत ख्याति अर्जित की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त के अनुज छोटे भाई सिया राम शरण गुप्त की कौन सी राष्ट्रीय रचना अत्यंत प्रसिद्ध है? सिद्धराज है, मौर्य विजय है, उद्धव जयद्रथ है, विकटवध है। कौन सी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की। तो सियाराम शरण गुप्त की जो है वो रचना है मौर्य विजय। ठीक, मौर्य विजय है। 1914 ईस्वी में रचित मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त की पहली और अत्यंत लोकप्रिय राष्ट्रीय रचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित दूसरा प्रबंध काव्य कौन सा है? दूसरा प्रबंध, पहला तो कौन सा है?